बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत खुशहाल गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह हर रोज़ अपने खेत पर जाता था और वहां पर खेती करता था। तो एक बार क्या होता है कि वह खेत में टमाटर लगाता है। ते ही कुछ दिनों बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है और फिर वह बहुत दुखी होता है। और फिर ऐसे ही वह अगले महीने अपनी फसल फिर से लगाता है, पर इस बार भी उसकी फसल खराब हो जाती है और वह बेचारा खेती नहीं कर पाता। फिर वह भगवान से बोलता है, आप ये मेरे साथ क्यों? दुनिया में इतने लोग हैं, उन सब का दुख आप मुझे ही देना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है भगवान जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? तो फिर उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और फिर उससे कहते हैं कि ये तो मौसम और समय का खेल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम अपनी परेशानी बताओ, मैं उसका हल ज़रूर निकाल सकता हूँ। और फिर रामू किसान अपनी परेशानी बताता है। भगवान, मेरे खेत का मौसम और समय आप मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं अपने खेत में जो फसल उगाऊंगा उसे अपने समय और मौसम के अनुसार उगाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रामू अपने खेतों में फिर से नई फसल बोता है। और फिर अगले दिन रामू बारिश करवा देता है। बारिश करवाने के बाद अगले दिन वह सूर्य देवता से बोलता है, हे सूर्य देवता, आप निकल आएं और फिर अपनी रोशनी मेरे खेतों पर डालें। और फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अब आती है फसल काटने का वक्त आ जाता है। और फिर रामू जब अपने खेतों में फसल काटने जाता है, तब वह देखता है कि फसल में टमाटर तो लगे ही नहीं। रामू यह देखकर दुखी हो जाता है और फिर रोने लगता है और बोलता है कि भगवान, अब मैंने क्या गलती कर दी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? और फिर भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि रामू, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम तो अपनी फसल उगाना चाहते थे, पर तुमने फसल को लड़ने ही नहीं दिया। फसल को लड़ने का मौका ही नहीं दिया कि वह आंधी तूफान जैसे खतरों से लड़ पाए। इसलिए तुम्हारी फसल में टमाटर नहीं उगे। अब तुम्हें पता चला कि कितनी कठिनाई होती है इस सब में। और फिर रामू ने भगवान से क्षमा मांगी और फिर भगवान वहाँ से चले गए। एक बार जंगल का राजा शेर बहुत बीमार पड़ जाता है और फिर जंगल के सभी जानवर उसकी गुफा में उसे देखने आए। बस एक लोमड़ी शेर को देखने नहीं आई। भेड़िए ने इस बात का फ़ायदा उठाया और शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। भेड़िया बोलता है, जंगल के सभी जानवर आपको देखने आए, पर लोमड़ी को ऐसा क्या काम पड़ गया था जो वह अकेली आपको देखने नहीं आई? लोमड़ी को जब अपने आसपास रहने वाले जानवरों से यह बात पता चलती है तो वह अगले दिन शेर के पास जाती है। और फिर लोमड़ी शेर से बोलती है, मेरी गैर हाजिरी का कारण आपको पता है महाराज? मैं आपको बताती हूँ।
लोमड़ी शेर से बोलती है, महाराज, मैं आपकी बीमारी के इलाज के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने गई थी और मैं आपके इलाज के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ लाई हूँ। लोमड़ी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, आपको एक जिंदा भेड़िए को जलाकर उसकी खाल को अपने शरीर पे लगाना होगा। महाराज, जब आप भेड़िए की खाल ओढ़ोगे वह आपको गर्माहट देगी और उससे आप एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। शेर ने लोमड़ी से कहा, जानवरों से कहो कि जहाँ भी भेड़िया दिखे उसे मेरे पास ले आना। शेर के पास से लोमड़ी चली जाती है और वह सभी जानवरों को सूचित कर देती है। भेड़िया जहाँ भी नजर आए उसे शेर के पास लेकर जाना है। लोमड़ी को भेड़िया दिखाई दे जाता है और भेड़िए से कहती है, महाराज ने आपको बुलाया है। जैसे ही भेड़िया शेर की गुफा में पहुंचता है, शेर लोमड़ी को कहता है, भेड़िए को जला दो। और फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है क्योंकि लोमड़ी का बदला पूरा हो गया था। एक गांव में रोहन और रोहन की दादी रहा करते थे। रोहन दुकानों पर काम कर कर अपना घर चलाता था। तो एक दिन रोहन बाजार से सब्जियां लेकर आया और अपनी दादी से बोला, दादी ये लो सब्जियां, इससे शाम का खाना पका लेना। उसके बाद रोहन की दादी बोलती है, रोहन की दादी कहती है, रोहन बेटा, पड़ोस में एक लड़की आई है रहने, उसका नाम सुशीला है। वह बहुत अच्छी लड़की है, सुबह मुझसे मिलने भी आई थी। तो रोहन बोलता है, अच्छा दादी, चलो कभी मैं भी मिलूँगा। तभी थोड़ी देर बाद सुनीता वहाँ पर आती है और कहती है, आंटी जी ये लो, आज मैंने लड्डू बनाए थे, ये लो आप भी खा लो। तो फिर रोहन की दादी कहती है, ठीक है बेटा, शुक्रिया। रोहन की दादी रोहन के पास वह लड्डू लेकर आती है और कहती है, ये देखो उसी ने भिजवाए हैं। रोहन एक लड्डू खाता है, बोलता है, वाह दादी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और फिर अगले दिन वह काम पे जाता है। और फिर वह जैसे ही घर पे आता है वहाँ पर सुशीला होती है। सुशीला बोलती है, आज तुम मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी, चलो तुम। और फिर रोहन सुशीला के घर जाता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता है। कुछ चीज़ें तो उसने कभी भी नहीं देखी थी। वह सुशीला से बोलता है, सुशीला तुम्हारे पास तो कितनी सारी चीज़ें हैं। सुशीला बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सुशीला बोलती है, तुम मेरे घर पर आए और मैंने तुमसे तो पानी भी नहीं पूछा, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो फिर रोहन बोलता है, अच्छा ठीक है ले आओ। सुनीता जैसे ही पानी लेने जाती है तभी रोहन वहाँ की चीज़ें देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पेंसिल दिखाई पड़ती है, वह बहुत सुंदर होती है। तो रोहन उसे उठा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सुनीता जब पानी लेकर आती है तो वह देखते है कि रोहन चला गया। वह सोचती है शायद उसे कुछ काम होगा इसलिए वह चला गया। रोहन जैसे ही घर पहुँचता है वह एक सेब का चित्र बनाता है और बोलता है, वाह कितना सुंदर लग रहा है। और फिर जब उसकी दादी आती है तो रोहन कहता है, दादी ये देखो मैंने एक सेब बनाया है। और एकदम से वह सेब बाहर आ जाता है। रोहन और रोहन की दादी दोनों
चौंक जाते हैं। फिर दादी रोहन से पूछती है, तुम ये पेंसिल कहाँ से लाए? तो रोहन बोलता है, अरे ऐसे ही कहीं से मैं उठा लाया इस पेंसिल को। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में अपनी पेंसिल ढूंढने लगती है। उसे अपनी पेंसिल कहीं नहीं मिलती तो वह परेशान हो जाती है। फिर वह सोचती है कि मेरे घर तो रोहन आया था, शायद उसी के पास होगी मेरी पेंसिल। वह रोहन के घर चली जाती है और उससे पूछे, क्या तुम्हारे पास मेरी पेंसिल है? तो रोहन बोलता है, नहीं। तो फिर सुनीता पूछती है, जब तुम आए थे तो कोई और भी आया था क्या मेरे घर? तो फिर राहुल बोलता है कि हाँ, विनोद आया था तुम्हारे घर और फिर चला गया था। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर सुनीता गुस्से में विनोद के घर जाती है और विनोद के घर पहुंचने के बाद वह चुड़ैल में बदल जाती है और फिर बोलती है, तुमने मेरी पेंसिल चुराई है तो तुम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। विनोद बोलता है कि मैंने तुम्हारी पेंसिल नहीं चुराई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, भला मैं तुम्हारी पेंसिल क्यों चुराऊंगा? हाँ। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और फिर चुड़ैल विनोद को मार डालती है और फिर उसके पूरे घर की तलाशी लेती है, पर उसे उसकी पेंसिल नहीं मिलती। तो फिर चुड़ैल समझ जाती है कि पेंसिल विनोद ने नहीं, रोहन ने चुराई थी। उधर रोहन अपनी दादी से बोलता है, दादी चलो हम कहीं भाग चलते हैं, अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा कि विनोद ने पेंसिल नहीं चुराई है। तो फिर उसकी दादी बोलते हैं, बेटा हम इतनी जल्दी कहाँ तक भाग पाएंगे? तो फिर रोहन बोलता है, दादी चिंता मत करो, चुड़ैल हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। और फिर रोहन और दादी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सुनीता वहाँ पर आती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि दादी और रोहन वहाँ से भाग चुके थे। और वहाँ रोहन शहर में जाके रहने लगता है और वहाँ पर अपनी एक दुकान खोलता है और फिर वह उस पेंसिल के जरिए बहुत अमीर बन जाता है। एक दिन की बात है, रोहन अपनी दादी से बोलता है, अरे दादी, अगर उस चुड़ैल के पास ऐसी पेंसिल थी तो सोचिए कि उसके पास और भी कितनी सारी जादुई चीज़ें होंगी जिससे वह ताकतवर रहती होगी। तो फिर उसकी दादी कहती है, अरे बेटा हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर रोहन नहीं मानता और बोलता है, अरे दादी मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर रोहन वह पेंसिल लेकर अगले ही दिन चुड़ैल के घर निकल जाता है। वह जैसे ही चुड़ैल के घर पहुंचता है वह देखता है कि वहाँ चुड़ैल उसी का इंतज़ार कर रही थी। रोहन जैसे ही चुड़ैल के घर जाता है अपने सामने चुड़ैल को देखकर वह डर जाता है और फिर चुड़ैल रोहन से बोलती है, अब तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, तुम तो खुद ही मेरे सामने आ गए, खामखा मैं परेशान हो रही थी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हें मार कर अपना बदला लूँगी, तुम्हारी वजह से मैंने एक बेगुनाह की जान ले ली। रोहन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम विनोद को मार डालोगी। और फिर चुड़ैल बोलती है, पर अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर चुड़ैल उसे मार डालती है। एक गांव समयपुर में किशोर अपनी पत्नी सरला और अपनी बेटी सुहानी के साथ रहा। वह बहुत गरीब थे, कभी कभार तो उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था।
एक दिन किशोर की बेटी बोलती है, पापा पापा होली आने वाली है, क्या आप मेरे लिए पिचकारी लाओगे? मेरे सारे दोस्तों के पास पिचकारियाँ हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पास ही अकेली पिचकारी नहीं है, क्या आप इस होली पर लाओगे? अपनी बेटी की बात सुनकर किशोर बोलता है, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए पिचकारी लाऊंगा, हम इस बार होली अच्छे से मनाएंगे। और फिर किशोर काम की तलाश में बाहर निकल जाता है और फिर वह बोलता है, मैंने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया है, पर मेरे पास तो काम भी नहीं है, मैं कैसे इस बार होली अच्छे से मनाऊंगा और अपनी बेटी को पिचकारी दूंगा। वह इसी तरह पूरे गांव घूम लेता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वह जंगल में चला जाता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किशोर को यह पता नहीं था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों को मारकर खा जाती थी। किशोर वहां बैठा हुआ होता है कि तभी एक चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, आज तो एक अच्छा शिकार मेरे हाथ लगा है, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी और फिर अपनी भूख शांत करूंगी। हे मूर्ख इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि ये जंगल मेरा है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो फिर हरिया बोलता है, अरे इस जीवन से अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर चुड़ैल बोलती है, मैंने जितने भी इंसान देखे हैं वो सब मुझे देखकर डरकर भागते ही हैं। पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो मुझे देखकर डर नहीं रहा है। बताओ तुम इस जीवन से क्यों तंग आ गए हो जो तुम मरना चाहते हो? तो फिर किशोर सारी बात बताता है और बोलता है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं मरने के सिवाय। तो फिर चुड़ैल बोलती है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक जादुई पिचकारी देती हूँ, इस पिचकारी से तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। ये लो, ये एक जादुई पिचकारी है, तुम इससे जो भी मांगोगे यह पिचकारी तुम्हें देगी। और फिर चुड़ैल वह पिचकारी किशोर को दे देती है। किशोर चुड़ैल को शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से चला जाता है। वह पिचकारी लेकर जा रहा होता है, तभी वह सोचता है कि एक पिचकारी जादुई कैसे हो सकती है। यह जानने के लिए कि पिचकारी जादुई है कि नहीं, वह पिचकारी से सेब मांगता है। एकदम से उसके हाथ में एक सेब आ जाता है और फिर वह बहुत खुश होता है और पिचकारी अपने घर लेकर चला जाता है और उसे अपनी बेटी और पत्नी को दिखाता है और फिर वह होली धूमधाम से मनाते हैं।